बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम बैक। आखिरकार आप लोग कॉलेज पहुंच ही गए। तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 19 है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डॉन का मतलब क्या होता है? ये अमिताभ बच्चन वाला डॉन नहीं है, आगाज़, बेसिकली स्टार्ट जब हो रहा है ना। डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। पहली बात तो ये है कि पहली फिज़िक्स को क्या गड़बड़ थी जो हमें मॉडर्न फिज़िक्स की ज़रूरत पेश आई। यानी असल में हुआ ये कि 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में कुछ ऐसा फिनोमेना सामने आए जो क्लासिकल थ्योरीज़ की बेस पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। इसमें जो सबसे पहला, जिसको हम ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कह सकते हैं, वो जो सबसे पहला फिनोमेना था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, देखना आप लोगों ने मेरी तरफ है क्योंकि तस्वीर सिर्फ मेरी आएगी तो इसलिए उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो ब्रेक डाउन था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम क्लासिकल थ्योरीज़ की बेस पर जब उसको एक्सप्लेन करते थे तो कुछ भी रिज़ल्ट सही नहीं आते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो थ्योरीज़ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से हमें वो रिज़ल्ट सही नहीं आ रहे या उसको एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो उस वजह से हमें कुछ नए लॉज, नए थ्योरीज़ की ज़रूरत पेश आई। अब वो जो सेट ऑफ न्यू लॉज एंड न्यू थ्योरीज़ थी वो असल में मॉडर्न फिज़िक्स के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, वो जो नए लॉज हैं वो क्लासिकल लॉज को कंट्राडिक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं वो लग ऐसे रहा था कि कहीं ना कहीं वो क्लासिकल फिज़िक्स को वायलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम उसको नया सेट कह रहे हैं। अदरवाइज़ ये भी तो हो सकता है ना, जैसे हम बहुत सारी थ्योरीज़ में करेक्शन करते हैं। अब अगर वो करेक्शन के बाद ठीक हो जाते तो हम कह देते नहीं, वो पहले हम जो कर रहे थे उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, इस वजह से ये इसमें ये थोड़ी सी चेंज करें तो ये ठीक हो जाएगा। अब हम वो क्लासिकल लॉज को छोड़ क्यों नहीं रहे? उसकी रीज़न ये है कि डेली लाइफ के अंदर जितने भी फिनोमिना हैं, जब वो इतनी आसानी से एक्सप्लेन हो जाते हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है नए लॉज की। तो इस वजह से हम न्यू सेट ऑफ लॉज को एक नई कैटेगरी में रख लेते हैं जिसको हम मॉडर्न फिज़िक्स का नाम दे देते हैं। अब ये मॉडर्न फिज़िक्स तकरीबन हर फील्ड ऑफ फिज़िक्स को इफ़ेक्ट करती है या उसमें असरअंदाज होती है। तो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर हम जो मेन चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एक जो नई तरह की फ़िज़िक्स होगी जिसको हम रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स का नाम देंगे, जिसमें हम रिलेटिव मोशन के हवाले से, रिलेटिविस्टिक मोशन के हवाले से बात करेंगे। ऐसी मोशन जो कंपेरेबल होती हैं, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, उनको हम रिलेटिविस्टिक मोशन का नाम देते हैं। हम उनकी बात करेंगे और जब हम उनकी बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे क्लासिकल लॉज, जैसे क्लासिकल फिज़िक्स में हम कहते हैं कि मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम देखेंगे कि वहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है। हम कहते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स में टाइम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। हम देखेंगे जब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में बात करेंगे या रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स में जाएंगे तो वहाँ पे टाइम भी कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फिज़िक्स की नई ब्रांच है उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स का नाम आता है। उसके बाद फिर लाजमी तौर पे हम वो फिनोमिना पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमें क्लासिकल फ़िज़िक्स को छोड़ना पड़ रहा है, या क्लासिकल फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं जिन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो अगर क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हो पाते तो फिर मॉडर्न फिज़िक्स के लॉज किस तरह बने या क्या लॉज होंगे जिनके मदद से हम उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं जी। आर्टिकल 19.1 है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है? अगर हम, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। मोशन वो जो हरकतें करते हैं आमतौर पे, तो यानी रिश्तेदारों की वो हरकतें जिनकी वजह से मंगनियाँ टूट जाती हैं वगैरह वगैरह, ये वो मोशन नहीं है। रिलेटिव का मतलब होता है के लिहाज से मोशन, किसी एक चीज़ की मोशन दूसरे के लिहाज से। मसलन
अगर फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी जा रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी गाड़ी भी उसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज कर लें कि वहाँ पे रोड बड़ा अच्छा है और उसमें बम्पिंग वगैरह नहीं है, हिलजुल नहीं रही, तो वो एक का मुसाफिर दूसरे मुसाफिर को जब भी देखेगा ऐसे ही देखेगा। तो इसका मतलब उसके लिहाज से तो उसकी पोजीशन कभी भी तब्दील नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि एक गाड़ी में बैठा हुआ दूसरे के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं तो वो रेस्ट पे है, लेकिन असल में वो दोनों मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब वो दरख्तों को देखता है कि ये दरख्त मूव कर रहा है, ये मेरे हिसाब से रेस्ट पे है, इसका मतलब हम एक ही जगह पे जा रहे हैं या एक इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं, जैसे वो एक ही गाड़ी में बैठे हो। अब इस सूरत में क्या होगा कि दोनों की नेट स्पीड या एक के लिहाज से दूसरे की स्पीड ज़ीरो होगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, दूसरी गाड़ी लेट्स से कि ये गाड़ी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, एक और गाड़ी यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो अगर ये पीछे भी थी तो इसको क्रॉस करेगी। अब अगर क्रॉस करेगी तो क्रॉस करते हुए इसमें जो मुसाफिर बैठा होगा उसके लिहाज से इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ होगी, जबकि इसमें जो मुसाफिर बैठा होगा, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से या अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से तो वो रेस्ट पे ही होगा, तो उसके लिहाज से इसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी इसके लिहाज से इसमें जो आदमी बैठा होगा उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड होगी, जबकि दूसरे के लिहाज से 5 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड होगी। बात समझ आती है ना? तो इस मोशन को हम रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। आप इसको इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक क्रिकेटर बॉलर जब बॉल करवाता है, दौड़ते हुए आता है, तो वो खड़ा होकर क्यों नहीं घुमा रहा? उसकी रीज़न ये होती है कि जब वो दौड़ते हुए आता है और अपने हाथ से बॉल को फेंकता है, तो वो बाजू की जो स्पीड बॉल के साथ फोर्स लगाने वाली स्पीड के साथ उसके दौड़ने वाली स्पीड भी ऐड हो जाती है। यानी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी तो वो स्पीड्स ऐड हो जाती हैं। आप इसको इस तरह समझ लें कि बस पे खड़ा होकर बंदा बॉल को आगे की तरफ थ्रो कर रहा है, बस चल रही है किसी सर्टेन स्पीड के साथ, तो ज़मीन पर खड़ा हुआ आदमी उसी स्पीड के साथ थ्रो करने की कोशिश करे, यानी उतनी ही फोर्स लगाए, तो क्या होगा कि जो बस पे मुसाफिर होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो ग्राउंड से थ्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड्स ऐड हो जाती हैं, वेलोसिटीज आर एडिड, और ये हमारे पास रिलेटिव मोशन कहलाती है कि आप एक के लिहाज से दूसरे की स्पीड देखेंगे तो बस की स्पीड जमा उस बॉल की स्पीड दोनों ऐड होकर टोटल बॉल की स्पीड बनेगी। तो ये हमारे पास पढ़ना इसलिए ज़रूरी था कि एक और भी एग्जांपल ली जा सकती है कि फ़र्ज़ करें कि बस में स्मूथ बस में वो रोड के ऊपर बस चल रही है और बस में एक मुसाफिर है, वो एक बॉल को हाथ से ऊपर की तरफ फेंक रहा है। जब उसके बॉल हाथ में है तो उसकी स्पीड वही है जो मुसाफिर की स्पीड है, ऐसे ही है ना? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसकी स्पीड वही है। दूसरे लफ्ज़ों में बाहर जो आदमी देख रहा होगा तो मुसाफिर की, बस की और उस बॉल की स्पीड एक ही होगी। अब वो बॉल ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। अब जो बस में एक आदमी बैठा हुआ है वो ये नोट करेगा कि बॉल ऊपर गई और सीधी मुसाफिर के हाथ में आ गई, ऐसे ही हुआ ना? सीधी जाके ऊपर से नीचे। उसकी वजह क्या थी कि जिस स्पीड के साथ बॉल मूव कर रहा है उसके हाथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी स्पीड के साथ वो मुसाफिर भी मूव कर रहा है। उसने जब ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ऊपर की तरफ जाते हुए वो बॉल उसी तरह ऊपर गई, हालांकि वो आगे भी जा रही होगी ड्यू टू इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड, लेकिन उसी तरह ही वो वापस आई, क्योंकि जितना वो आगे जा रहे हैं उतना मुसाफिर भी आगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके हिसाब से या उसके साथ वाले के हिसाब से जिस स्पीड से वो ऊपर गई उसी स्पीड से वो वापस आ गई। लेकिन जो बाहर आदमी खड़ा होगा उसके लिहाज से उसने बॉल तो यहाँ पे थ्रो की, मिली उसको यहाँ पे आके। अब वो देखेगा तो अगर वो सिर्फ बॉल को देख रहा है तो वो देखेगा कि बॉल इस तरीके से ऊपर जा रही है
और इस तरीके से फिर वो नीचे पहुंचे। अब ये तो एक प्रोजेक्टाइल की तरह हो गई ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या थी? 2 डायमेंशनल मोशन थी ना। हॉरिजेंटल वेलोसिटी उस वक्त है जब उसके हाथ में है, ऊपर की तरफ वो थ्रो कर रहा है, तो उसका मतलब दोनों वेलोसिटी सुपर इम्पोज होंगी, तो इस तरह ही पाथ बनेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर ऑब्जर्वर होगा उसकी ऑब्जर्वेशन होगी कि ये पैराबोलिक पाथ है, जबकि जो अंदर ऑब्जर्वर होगा उसकी हिसाब से ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है। तो दोनों की, अब अंदर बैठा कसम खा सकता है नहीं ये सीधी बॉल गई, सीधी उसके हाथ में आ गई, बाहर कहेगा नहीं ये कैसे हो सकता है, वो इस तरह गई थी। तो अब शर्त लगाएंगे, तो जब वो आप जैसे चालाक बंदे के पास आएगी तो आप कहोगे नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो और गलत तुम भी नहीं हो। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है ना। जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके पास सिर्फ वर्टिकल मोशन है, यानी वर्टिकल स्पीड है, तो वो सीधी जाएगी और सीधी वापस आएगी। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है और वर्टिकल स्पीड भी है, तो इसका मतलब ये दोनों स्पीड जब ओवरलैप होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो मोशन इस तरह की हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए बात कर रहे हैं, और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के बात कर रहे होंगे उसके लिहाज से हम जब बात करेंगे तो वो ठीक होगी। हो सकता है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वेशन हमारी डिफरेंट हो। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लफ्ज़ नहीं आ गया यहाँ पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी पॉइंट जिसके लिहाज से हम कोई दूसरी चीज़ को बयान कर रहे हैं, दूसरी मोशन को बयान कर रहे हैं, दूसरी चीज़ की पोजीशन को बयान कर रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं जो एक रेफरेंस के तौर पे लिया जा सके। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे इस बस में मुसाफिर बैठे हुए हैं उनके लिहाज से फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो बस है तो वो मोशन बयान करेंगे कि ये स्ट्रेट मोशन है, वर्टिकल मोशन है। जो आदमी बाहर है, लेट्स से कि बाहर वो स्टॉप पे खड़ा है, तो वो स्टॉप उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे काम करेगा, और वो स्टॉप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे काम कर रहा है उसके लिहाज से इसकी मोशन पैराबोलिक पाथ पे है। तो इट मीन्स कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ या पॉइंट जिसके लिहाज से हम किसी बॉडी की मोशन को या पोजीशन को या कोई और पैरामीटर्स को बयान कर सकें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक को कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नंबर 1 इनर्शियल फ्रेम ऑफ, और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल में जो फ़र्क है वो आप इस तरह समझ लें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटनियन लॉज एज इट इज़ अप्लाई किए जा सकते हैं, और न्यूटनियन लॉज एज इट इज़ अप्लाइज हम उस वक़्त करते हैं जब वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो। हम इनको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, उसके फर्श के ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है। अब वो बॉल ऐसे ही पड़ी रहेगी फर्श पे, हालांकि हमने उसको बांधा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बस रुकती है या बस को ब्रेक्स लगती हैं तो बॉल क्या करेगी?
आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है, हमने न्यूटन लॉज के मुताबिक पढ़ा है उस पर कोई फोर्स अमल ना करे तो वो वहीं पे पड़ी रहे। हमने तो नहीं उसको हिलाया, ना उस पर कोई फोर्स उस पर लगाई, लेकिन वो मूव करना शुरू हो गई क्योंकि वहाँ पे वो अपने इनर्शिया की वजह से मूव करना शुरू हो गई ना। तो अब वहाँ पे उसकी रीज़न ये बनी बिकॉज द बस यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो गई, या अगर स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए तो बॉल पीछे की तरफ मूव करती है, तो वहाँ पर भी वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो ऐसी सूरत में वहाँ पे न्यूटन लॉज F=ma वाला फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, या पहला लॉ हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहा, तो हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देंगे। तो इट मीन्स कि अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उस सूरत में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। हम आम तौर पे कोई भी फिनोमिना एक्सप्लेन करना हो, स्पेशली फॉर मोशन, काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में, तो हम आम तौर पे अर्थ को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अगर देखा जाए तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और रिवॉल्व करने का मतलब है इसमें एक एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन इतना स्मॉल है कि हम डेली लाइफ के जितने भी फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हुए ही। यानी हम कह सकते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ अटैच्ड टू द अर्थ इज़ कंसीडर्ड टू बी inertial frame of reference because the acceleration is so small that it is not affecting the overall motion phenomena। अब यहाँ पे देखा जाए तो चले हम कह देते हैं कि हम अर्थ की बजाय सूरज को ले, सूरज के गिर्द घूम रही है ना, सूरज को ले लेते हैं, तो सन भी तो इटसेल्फ अपनी गैलेक्सी के सेंटर के अक्रॉस अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इवन उसकी मोशन अगेन, उसका एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल है, तो आप जितना मर्जी किसी पॉइंट को ले लें वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा है यूनिवर्स में, साकत कोई चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जब बहुत ही निग्लिजिबल होता है तो हम उसको आम तौर पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, और उसमें हम लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम न्यूटन लॉज को भी मान लेते हैं कि वहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके जी, तो ये तो था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस करती है दो पोस्टुलेट्स के ऊपर। अब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, कब पेश की थी? लिखा है जी, ये 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में थी, कब है कोई आइडिया? सर वो हम कहते हैं कि ज़मीन जो है वो मूव कर रही है, अपने जो मरकज़ के गिर्द भी ज़मीन हरकत करती है, बिल्कुल करती है। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बॉल है मेरे हाथ में, ये एक डोर सा लगा था, ठीक हो गया, ये इसके ऊपर पड़ा है, ये घूम रहा है, तो ये डॉट मैंने यहाँ से उठा के ऊपर कर लिया, लेकिन सही ये तो फिर भी घूम रहा है, तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये उसी पोजीशन पे नहीं गिरेगा, ठीक हो गया। लेकिन जब एरोप्लेन से वगैरह से हम ट्रैवल करते हैं बिल्कुल तो हमें आगे जाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हो सकता हम गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बैठे शाबाश। अच्छा ये बताएं मुझे, कभी कार में सफ़र कर रहे हो, अक्सर मक्खी उसमें आ जाती है ना, गाड़ी आगे जा रही होती है, मक्खी बेचारी कोशिश कर रही होती है किसी तरीके से निकले, इधर से निकले, इधर से निकले, ये भी नहीं होता कि वो पीछे जाके शीशे से टकरा रही हो अगले शीशों के साथ, बल्कि अक्सर तो ये होता है कि वो जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर जाके टकरे मार रही होती है कि निकल जाए यहाँ से, लेकिन रहती तो वो उस इन्वायरमेंट में है ना। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो भी चीज़ होगी वो उसके साथ ही, यानी पूरा एटमॉस्फेयर उसके साथ मूव कर रहा है। अब पूरा एटमॉस्फेयर मूव करने का मतलब क्या है कि जो एयर है वो भी उसके साथ ही मूव कर रही है। ऐसा अगर चाहते हैं तो एक काम हो सकता है
कि यहाँ से जंप करें और इतनी दूर चले जाएं कि हम ग्रेविटी से बाहर निकल जाएं, यानी जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ज़मीन जब चलती है ना उसके गिर्द ये जो एयर है ये भी वो अपने साथ लेके चल रही है ना ग्रेविटी की वजह से। तो इट मीन्स कि वो अगर इस तरह रोटेट कर रही है तो ये चीज़ यहाँ नहीं रुक सकती, ये इसके साथ ही जा रही है। बात समझ आ रही है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार के अंदर मक्खी कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ हवा में ही वो मुअल्लक है, जहाज़ तो नहीं चले, हेलीकॉप्टर भी हो, वो अगर मक्खी वहाँ पे सिर्फ मुअल्लक ही है तो वो कार की स्पीड से आगे नहीं जा रही, लेकिन वो रहती है हमारे सर पे, या हम हाथ मारते हैं दूसरे के सर पे चली जाती है। ऐसे है ना, उसका बिहेवियर ऐसे ही होता है जैसे वो बाहर ज़मीन पर होती है। तो रीज़न इज बिहाइंड इज कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसका, वो भी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा है। अगर हम उस इन्वायरमेंट से बाहर जाएंगे तो फिर ये काम हो सकता है आप यहाँ से सीधे खला में चले जाएं और जैसे ही फैसलाबाद आए तो वापस आ जाए, तो फिर पॉसिबल है। लेकिन उसके बावजूद वो जो बाहर आदमी बैठा होगा उसको ऐसे ही लगेगा कि आपने जंप करके इस तरह आए। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।